दोस्तों ऐसा होता, तुमने क्या बोला कि कोई ग्रुप वगैरह चीजें करनी है, तो एक्टिविटी हमारी कि हमने कैसे एक्टिविटी को ज्वाइन करना है ना। मतलब ऐसा है कि इंसान जब यहाँ से जाता है तो हेल्दी एक्टिविटी ज्वाइन करनी चाहिए इंसान को एक्सरसाइज करनी चाहिए, ज्वाइन करनी चाहिए, या खेती बाड़ी कुछ भी जो चीज़ उसे पसंद हो, या आंगन में फूल लगाना, चीजें करना। अब लेकिन बात यहाँ पर यह आ रही है कि उससे पहले क्या जरूरी है, एनए संगठन में क्यों हिस्सा बनना जरूरी है। उसका कारण ये है क्योंकि हम एडिशन में थे अपने, तो हमारे पास सारी चीजें थी, परिवार था, है ना, एक्टिविटी करने की सारी चीजें थी, नौकरी भी थी, फुटबॉल खेलने का भी मौका था, खेला भी होगा, अच्छे लोग दोस्त भी थे। लेकिन क्या हम उन चीजों को मेंटेन कर पाए? नहीं रख पाए, क्योंकि क्या है, हमें कहीं ना कहीं तन्हाई रहती थी अपने अंदर और खुद को टूटे हुए महसूस करते थे। कोई भी सोचने संबंधी शक्ति कम हो जाती है। जब नशे में बंदा रहता है उसका मतलब शरीर भारी हो जाता है, बस उसे नशा करते हैं और लेट के सोने का मन करता है उसको। ये तो हाँ ऐसा भी होता है, लेकिन बात यह आती है कि हमारा इंटरेस्ट ना सही तरीके से खत्म हो जाता है, तभी तो हम अपने अकेलेपन में आ जाते हैं, अपनी तन्हाई में आ जाते हैं, खुद को अकेला कर लेते हैं, है ना। तो बात ये है कि इंसान जब अपने एडिक्शन में होता है तो शुरुआत में तो बहुत मजे मजे में चीजें करता है अपनी, है ना, ड्रिंक करता है या सूखे नशे करता है, कुछ भी करता है अगर, तो शुरुआत में उसकी जो कहते हैं ना, एक एन ए और ए में ही एक सेइंग कहते हैं इसको, कहावत है कि सर भी कहा करते थे मेरे कि नशेबाज के सबसे जब अच्छे दिन चल रहे होते हैं ना, तो उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं, जब हम उसमें सब कुछ होता है, क्योंकि ये उसके पास सब कुछ होता है तो वो अपनी मन मर्जी से जिंदगी जीने लग जाता है। तो क्या है, ऐसे ही जब अपने एडिशन में रहते शुरुआत में तो हमें बहुत मजा आया चीजों में, हमने पहला पैक लिया या शुरुआत में दोस्तों से घूमे फिरे या नशा करा, है ना, घूमते थे, डांस कर रहे या एंजॉय कर रहे, घूम रहे, ऐसा ही हुआ ना सबके साथ शुरुआत में, है ना, दिन भर घूम रहे हैं, टाइम का पता नहीं लग रहा है, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन एक समय आता है लास्ट में जब इंसान में घुटने में आ जाता है, तब क्या है, इंसान टूटा हुआ और अकेला रह जाता है। कहते हैं ना, ब्रोकन एक ऐसी टूटी हुई चीज होती है, ऐसे तो टूटा हुआ इंसान भी होता है। तो उसमें जो टूटा हुआ इंसान होता है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे खुंदके भरी भी होती है ना, अपराध बहुत भरे हुए होते हैं, है ना, गुस्सा भरा हुआ होता है, अपने के लिए दूसरों के लिए होता है ना ऐसा। तो तब इंसान क्या है, अपने को अकेलेपन में ले आता है, अपनी तन्हाई में, जैसे मतलब लिखा हुआ है कि तन्हाई अलग शब्द यूज करा गया है, अपने को अकेला कर देता है, फिर वो अपने आसपास की दुनिया से काट देता है खुद को। अब कैसे काट देता है, वो जितना मतलब होता है उतना ही रखता है, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, क्योंकि उसका जो मेन पॉइंट है वो कहाँ पे रहता है, उसका नशा ना। तो अब क्या है, जब हम यहाँ पर आते हैं, रिहैबिलिटेशन में आते हैं या कार्यक्रम में आते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि मैं अपने को एक हिस्से के रूप में महसूस करूंगा। अब हिस्सा मतलब जैसे परिवार है, परिवार में 5 लोग हैं आपके, माँ बाप भाई बहन या भाई बच्चे, तो 5-6 लोग हो गए, आपको मिला के 7 हो गए मान लीजिए। तो आप अपने को अकेला महसूस करते थे, तो हिस्से के रूप में नहीं महसूस करते थे ना, हिस्सा तो पूरा होता है ना, एक परिवार पूरा 7 लोगों का, आगे मैंने बोला आपको 7 लोगों का परिवार है, हम एक हिस्से के रूप में कब महसूस करेंगे, जब हम उस हिस्से में आ जाएंगे ना, खुद को महसूस करेंगे हम भी परिवार का हिस्सा है, तभी तो महसूस करोगे। अगर आप अपने को परिवार का हिस्सा नहीं मानोगे तो क्या पूरा हिस्सा वो बनोगे, क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट, हाँ पूरी इसका हिस्से का नहीं बनोगे ना। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जब हम अपने परिवार में होते हैं, हम एक परिवार का मतलब क्या होता है, हम एक वर्ड है ना, हम में तब आ पाओगे जब आप अपने मैं से हट जाओगे। लेकिन क्या आप अपने अकेलेपन में हो, तन्हाई में हो, तो क्या हिस्सा बन पा रहे हो उस परिवार का? तो ऐसे ही जब अपने हम यहाँ पर आते हैं, कार्यक्रम में आते हैं, तो अपने को हम ये कार्यक्रम कहता है कि हमें अब एक हिस्से के रूप में महसूस करना है। हिस्सा मतलब ये पूरे एनए और ए की जो फेलोशिप है, जो रिकवरिंग मेंबर है, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो देहरादून में हो, चाहे वो ऋषिकेश में हो, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे जहाँ पर भी, लाखों रिकवरिंग मेंबर है जो एनए और ए के प्रोग्राम से रिकवरी में चल रहे हैं। तो हम एक अपने हिस्से के रूप में बोलो, हाँ, हिस्से के रूप में महसूस करते हैं फिर हम खुद को। तो हमें ये महसूस करना है पहले तो, यहाँ पर बोलते हैं ना, मैं नहीं हम कर सकते हैं, है ना, हम इसलिए कर सकते हैं, धन्यवाद, हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम में एकता होती है किसी भी चीज को करने की। और जब कोई भी चीज बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे होते हैं पॉजिटिव चीज, तो उसमें सभी को हेल्प मिलती है, जो जो इंडिविजुअल जुड़े हुए होते हैं उस चीज से। अब है इसमें कि मैं अपने को तन्हाई से मुक्त कर लूंगा, एनए का संगठन का हिस्सा बन जाने के लिए प्रयत्न करूंगा। अब ये बात कर रहा है कि एनए के संगठन का हिस्सा, अभी तक जब हम यहाँ तक आए थे हमें नहीं पता था, हम रिकवरी मेंबर नहीं था, हमें नहीं पता था रिकवरी क्या होती है, हमें नहीं पता था कि किस तरीके से
हमें सही होना है या कैसे हमें नशे से दूर रहना है, कैसे अपने पास से निकलना, हमें नहीं पता था। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं कार्यक्रम में तब हमें पता लगता है सारी चीजें की रिकवरी भी कोई चीज है ना। या नशे से दूर ऐसे हो सकते हैं कार्यक्रम है, या आध्यात्मिक सिद्धांत है, या अपने पास से कैसे दूर हटना है, कैसे अपने प्रेजेंट मोमेंट में आना है, ये सब चीजें यहीं पे आके पता लगती है ना हमें, कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अपनी। तो अब ये यही एनएमए संगठन जब हम हिस्सा बन जाते हैं इसका, तो हम ऑटोमेटिकली सही होने के रास्ते में बढ़ जाते हैं, है ना। जब हम किसी भी, अब मान के चलो दुनिया में सुना होगा आपने, बड़ी बड़ी मूवमेंट चलती है, आंदोलन होते हैं कई कई बड़े बड़े, तो जो लोग उसका हिस्सा बनते हैं तो उनकी विचारधारा कैसी होती है, एक जैसी होती है ना। तो ऐसे ही हमें हिस्सा बनना है यहाँ पर जो लोग रिकवरी में चल रहे हैं, सबकी माइंडसेट क्या होता है, जो रिकवरी में चल रहे होते हैं पहले से लोग, सबसे पहली प्रायोरिटी तो क्या होती है, नशे से दूर रहना, है ना। उसके बाद क्या है, अपनी लाइफ में बेहतर करना, और गलत चीजों से दूर रहना, गलत व्यवहारों से दूर रहना, गलत जितने बिहेवियर है या गलत थॉट्स है, इन सब चीजों से दूर रहना। तो एक माइंडसेट, जैसे बताया भाई ने हमारे, कि भैया एक ही विचारधारा रहती है सभी की, होता है ना। एक आंदोलन में बैठे हैं अगर कोई, तो कोई भी, हर कोई इंसान अगर उसका हिस्सा बना हुआ है तो उसकी माइंडसेट वैसी ही होगा ना, जैसा आंदोलन है वैसी ही ये ग्रुप है ना, जो पूरी दुनिया भर में है। तो इसका आपको हिस्सा बनना है, और उसके बाद जब आप हिस्सा बनोगे तो आपके अंदर भी तो वैसी ही चीजें आएंगी, वैसी माइंडसेट आएगा ना आपके अंदर, तो आपको यही चीज सबसे पहला स्टेप उठाना है। ठीक है दोस्तों, और बताइए, और कुछ कहना चाहेगा कोई? बोलो बोलो। बोलो, कुछ बोलना चाहेगा कोई, ऐसी कोई बात चल रही हो किसी के मन में इस प्रोग्राम से रिलेटेड, या खुद से किसी की नहीं चल रही? यहाँ से बाहर निकल के हमारे पास जो अपने जो ड्रीम्स है उसमें हम अगर वर्क करके हम इस मुकाम पर पहुंच सकते हैं कि ऐसे संगठन को ज्वाइन कर सके कि हमें पिछला कुछ याद न रहे, मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? देखो ऐसा होता है सचिन, है ना, कि ऐसा होता है, जो ये प्रोग्राम है ना, ये कार्यक्रम है जो, इसमें जब इंसान आता है तो हर इंसान, चाहे वो तुम हो, चाहे कोई भी इंसान हो, जो टूटा हुआ होता है ना, तुम अकेले नहीं हो यहाँ पर, है ना। फिर क्या, उसने अपने पास्ट में कई सारी मिस्टेक्स कर रखी होती है, कई सारी गलतियां कर रखी होती है ना, और उस गलती के कॉन्सिक्वेंस में भुगत रहे होते हैं, या भुगत चुके होते हैं, या भुगतने होते हैं, है ना, उन गलतियों के। और बहुत सारे रिजेंटमेंट्स भी होते हैं, रिजेंटमेंट समझते हो, खुंदकी होती है बहुत सारी, खुद से होती है, अपने अतीत से होती है, वो भी चीज, उसमें भी आ रहा था मैं। अपराध बोध भी होते हैं, गिल्स होते हैं बहुत सारे, खुद से होते हैं, दूसरों से होते हैं, गुस्सा होता है खुद को लेके, अपने अतीत को लेके, है ना, मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने ऐसा क्या, ऐसा कैसे हो गया, या इस तरह की चीजें रहती हैं। तो इंसान जब यहाँ पर आता है, कार्यक्रम में आता है, तब यहाँ पर एक जो ये प्रोग्राम चलता है 12 स्टेप का, इसमें कदम बने हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा से 12 कदम बने हुए हैं। जो इंसान इसको ईमानदारी से करता है, नशे की बात सिर्फ पहले कदम में करी गई है, उसके बाद जितने कदम है वो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए, जो चीजें तुमने मुझे बताई है ना। तो उसमें क्या, वो दूसरा कदम है, तीसरा, जितने भी सारे स्टेप्स है जो इंसान ईमानदारी से करता है। यार रिहैब में रहते रहते दोस्तों, अगर आपने 4 स्टेप ईमानदारी से पढ़ी है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना, और पांचवा, 5 स्टेप, तो क्या है, आप अपनी चीजों से, जो अपने पास्ट की झगड़ी की चीजों से, या अपने एडिक्शन से, इन सबसे बाहर निकल जाओगे, ये फॉर श्योर है। क्योंकि क्या होता है, हम पहला कदम करते हैं जब ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, तो हमारे अंदर पहली बात तो ऑनेस्टी आ जाती है, आती है ना, और एक्सेप्टेंसी आती है, मान लेते हैं कि भैया हम एडिक्शन के सामने पावरलेस थे, हम नहीं कंट्रोल कर पाए, नहीं हरा पाए, विल पावर नहीं थी हमारे अंदर, और बात विल पावर की तो है ही नहीं यहाँ पर। फिर दूसरे कदम में हमें विश्वास होता है ना, जैसे कि हमसे बड़ी एक शक्ति है जो कुछ, जो हमें ठीक कर सकती है, हमारे अंदर समझ ला सकती है। तीसरे कदम में हम अपनी अपनी लाइफ में अपनी मन मर्जी को छोड़ना सीखते हैं। चौथे कदम में हम निर्णय सूची बनाते हैं, उसमें अपने सारे टूटे हुए सपने लिखते हैं, जो गलत चीजें हमने करी, या दूसरे लोगों ने करी, या हमने जो नुकसान करा है, दूसरों ने जो हमारा नुकसान करा, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो मानसिक नुकसान हो, चाहे वो शारीरिक नुकसान हो, चाहे वो आप कुछ भी तरीका, चाहे इमोशनली नुकसान हो, कुछ भी चीजें हो, हम सब ये स्टेप करते जाते हैं ना धीरे धीरे, तो क्या है, हमारे अंदर एक तरीके से बदलाव आने लग जाता है। और
इस कदम में हमारे इसमें लिखा हुआ है लास्ट कदम में 12 कदम में कि आध्यात्मिक जागृति, है ना। आध्यात्मिक जागृति है क्या? और पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आप सोचो कि 12 कदम कोई इंसान रट ले और लिख के कर ले तो होगा, ये ऐसा प्रोसेस नहीं है। ये समुद्र की तरह है, जितनी बार आप डुबकी मारोगे उतनी बार आपको और कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। ये 12 कदम जिंदगी भर चलने की प्रक्रिया है। इंसान की जिंदगी में 10वां कदम रोज ही काम आता है लगभग, जब इंसान रिकवरी में चल रहा होता है ना। 7वां कदम काम आता है, 8वां कदम, जितने भी कदम है, पहले कदम जब पहले कदम में हमने ईमानदारी से कर लिया, उसमें दूर हो गए उस चीज से, लेकिन बाद में जितने कदम है वो सारे हमें हमेशा काम आते रहते हैं हमारे, चाहे वो हमारा गलतियां स्वीकार करना क्यों ना हुआ। अब कभी कभी क्या होता है, रिकवरी में इंसान चल रहा होता है, उसने कुछ गलत कर दिया होता है, लेकिन क्या है, ईगो आ जाती है कभी कभी सामने बुराई निकल के, तो एक कदम काम आता है। कभी कभी दिन भर इंसान परेशान रहता है, मन में विचार चल रहे हैं, तो रात को जब बेड में लेटता है तो 10वां कदम करता है, आत्मपरीक्षण करता है, अपना सेल्फ रेवल्यूशन करता है अपना। तो ये कदम राइट में चलने की प्रक्रिया है। अब बात आती है आध्यात्मिक जागृति की, है ना। आध्यात्मिक जागृति क्या होती है? इसमें इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति होने पर हमने संदेश अन्य लोगों तक, है ना। अब उससे पहले एक और है कि प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से हमने अपनी समझ के ईश्वर से सच्चे संपर्क बनाने की कोशिश करी। हमारे लिए केवल उसकी इच्छा का ज्ञान और उसे पूरा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करी। अब मैंने आपको जो कदम स्टार्टिंग में ब्रीफ करे थे शॉर्ट में, आपको ध्यान होगा, है ना, ध्यान है आपको जब हर एक कदम करे थे। अब बात ये थी कि आध्यात्मिक जागृति लेकिन है क्या, और बताओ क्या है, कोई जवाब देगा इस चीज का? सर ईश्वर के प्रति जागरूकता, और स्पिरिचुअल अवेयरनेस। हाँ, और आध्यात्मिक जागृति क्या है और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? ईश्वर का ज्ञान भी लिखा हुआ है ना इसमें। सर इसमें आध्यात्मिक जागृति का मेन से मतलब है कि जो है हमें कोई जो है पंडित नहीं बनना है, जो है साधु सन्यासी नहीं बन जाना है। हमें ऋषि नाथों का ज्ञान होना चाहिए, छोटे बड़ों की पहचान होनी चाहिए, उनको जो है समझने की जो है शक्ति होनी चाहिए और उन्हें समाज के अनुसार चलाना जो है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है कि ये आध्यात्मिक जागृति का मतलब उसी तरीके से कि 100 रास्ते लेकिन पहुंचना एक ही जगह पे है। अब क्या है आध्यात्मिक जागृति का मतलब, सबसे सिंपल सरल समझाऊं आपको, तो होता है सही और गलत में भेद, है ना। जब सही और गलत में भेद करना जान जाते हैं तो हमारी आध्यात्मिक जागृति हो जाती है, क्योंकि इंसान तब अच्छाई की तरफ बढ़ने लग जाता है आगे। अब ईश्वर का ज्ञान क्या होता है, इसमें लिखा हुआ ईश्वर का ज्ञान। अब ईश्वर का ज्ञान क्या है? कोई हमारे पास कोई कोई वो आकाशवाणी छोड़ी हो रही है कि ईश्वर हमें ज्ञान दे रहा है, हो रही है क्या, है ना। लेकिन ईश्वर का ज्ञान आपके हिसाब से क्या होगा? जो चीज हमारे लिए सही है वही ईश्वर के नाम। और कोई? हाँ, किसी में भेदभाव नहीं करने, सबको समान। देखो भाई, ईश्वर का ज्ञान का मतलब है कि जैसे आप समझो कि भाई एक किताब है एमबीबीएस की, उसका ज्ञान है एमबीबीएस की किताब का, है ना, लेकिन वो किताब हमारे सामने है। ऐसे ईश्वर का ज्ञान क्या होता है कि जो आध्यात्मिक सिद्धांत है ना, जो यहाँ पर बताए जाते हैं ना कार्यक्रम के आध्यात्मिक सिद्धांत है, ऑनेस्टी, हम्बलनेस, ओपन माइंड, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंसी, समझ रहे हो? खुद से ईमानदारी, स्वीकारता, इच्छुकता, खुला मन, विनम्रता, ये है ईश्वर का ज्ञान। ये ईश्वर का ज्ञान क्यों कह रहा हूँ मैं, इसमें भी मैं ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहा हूँ आपसे अभी, क्योंकि इसका लॉजिक समझाता हूँ आपको, जो आपको मैंने परसों क्लास में बताया था 3-4 दिन पहले, पिछले हफ्ते में, कि ये बच्चा होता है छोटा, उसके अंदर सारी चीजें होती है ना ये, तो क्या बच्चे को किसी ने पढ़ाई होती चीजें, किसको किसी ने सिखाई होती है क्या? नहीं सिखाई होती ना। बच्चे के अंदर स्वीकारता पहले से होती है, ईमानदारी पहले से होती है, इच्छुकता पहले से होती है ना, सब चीजें पहले बोलना सीखता है, खाना खाना सीखता है, चलना सीखता है। तो ये ईश्वर का ज्ञान होता है, इंसान के अंदर पहले से ही चीजें रहती हैं, है ना। तो यही चीजें हमारे, हम जब अपने एडिक्शन में आते हैं तो अपने गलत चॉइसेस की वजह से, गलत बिहेवियर की वजह से, गलत विचारों की वजह से हम उस ज्ञान को नकार देते हैं और हमारे अंदर गलत चीजें आ जाती हैं। तो क्या है, हमारे अंदर आध्यात्मिक शून्यता आ जाती है और हम सही गलत को पहचान नहीं पाते थे लाइफ में कि क्या सही क्या गलत है। माँ बाप क्या बोल रहे हैं हम समझने की बात है कि हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं, भाई बोल रही है, बच्चे बोल रहे हैं, समझने की बात है हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। तो क्या हमारे अंदर जब आध्यात्मिक जागृति होती है तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है हमारे अंदर, तो हम समझ पाते हैं कि सही और गलत क्या है, जो हम नहीं पहचान पा रहे थे पहले अपने एडिक्शन के टाइम में कि क्या सही था क्या गलत था, है ना। इसी को आध्यात्मिक जागृति कहते हैं। और ये देखो, आध्यात्मिक जागृति हर इंसान की अलग अलग हो सकती है, ऐसा नहीं कि जो मेरी हुई है आपकी होगी, आपकी है, हर इंसान की अलग अलग हो सकती है, अलग अलग चरणों में हो सकती है ना। और देखो ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बहुत जैसे अगर आपको लग रहा हो कि अरे भैया कि
क्या बात, मतलब ये आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के अंदर होती है, जो इंसान अच्छा होता है ना? और यहाँ पर इस कार्यक्रम को करने के लिए, इस प्रोग्राम को करने के लिए किसी का पढ़ा लिखा होना या पीएचडी का करना होना जरूरी नहीं है। कोई इंसान अनपढ़ भी है ना, जिसने कभी पढ़ाई ना करी हो, तो वो भी इस कार्यक्रम को पढ़ सकता है, ले सकता है। ये कार्यक्रम कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है ना? जैसे एडिक्शन हमारी जिंदगी में, कहते हैं ना पुरानी कहावत है, क्या है, पहाड़ का राय, क्या है वो, राय का पहाड़, राय का पहाड़ बनाना। जैसे हमारी जिंदगी में एडिक्शन ने पहाड़ बना दिया ना मुसीबतों का, वैसे ये कार्यक्रम जो है पहाड़ का राय बना देता है ना? तो इतना बस ये कि जैसे ये काम कर रहा हो तो उसको करने देना चाहिए। हम अपनी मनमर्जी चलाते हैं, ईगो चलाते हैं, ईगो रखते हैं, है ना? हम समझते हैं हम ठीक हो गए, है ना? और या अपने अंदर घमंड लाते हैं किसी भी चीज का, तो वो चीजें काम नहीं करती है। जैसे नदी में इंसान अपने को छोड़ता है तो साइड में आ जाता है ना खुद ब खुद, नदी का फ्लो उसको लेके आ जाती है। जो इंसान ज्यादा तैराक होता है ना, वही डूबता है। पता है ना आपको बात ये? जो इंसान ज्यादा हाथ पैर चलाता है वो डूबता है, जो इंसान खुद को छोड़ देता है। तो ऐसे ही खुद को छोड़ना होता है चीज, जब भी लाइफ की कोई चीज चल रही होती है। दिक्कत क्या थी, हमने हमेशा छेड़खानी करी चीजों से, है ना? स्कूल में गए, जो आप यहाँ पर 12 कदम 12 परंपराएं की बुक्स पढ़ी होगी, आपने पढ़ रहे होंगे, है ना? उसमें तीसरे कदम में है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे ध्यान है, उसमें है कि ईश्वर ने, ऊपर वाले ने, अब किसी का परमेश्वर है, किसी का ईश्वर है, किसी का अल्लाह है, जो भी जिसको मानता है, मतलब ऊपर वाले ने सबके लिए सही सोचा हुआ होता है जिंदगी में, है ना? लेकिन क्या होता है, हम छेड़खानी करते हैं चीजों से। अब छेड़खानी का सिंपल कैसे समझ में आएगा आपको? देखो, जैसे स्कूल गए तो ईश्वर ने तो सोचा हुआ था ना कि आप स्कूल जाओ और पढ़ो लिखो, लेकिन आप स्कूल जाने के बजाय आपने बंक मारा, वो आपने छेड़खानी करी। जो फॉर्मेट चल रहा था ना, उस फॉर्मेट से हट गए आप कॉलेज में गए, ऊपर वाले ने ये सोचा था आपके लिए कि आप पढ़ाई करोगे और अच्छी जॉब नौकरी पाओगे, अच्छा बिजनेस करोगे, ऐसे ही। तो लेकिन क्या आपने छेड़खानी करी, आपने पढ़ाई ठीक से नहीं करी है, इधर उधर भागे, इधर उधर गए, है ना? गलत लोगों की संगति चुनी। ऐसे हम कोई भी है, ये स्कूल और कॉलेज का एग्जांपल हो गया, किसी भी चीज में रख सकते हो उसको, बिजनेस में, किसी भी चीज में। तो ईश्वर ने सोचा हुआ था आपको हमेशा आपकी बेहतरी की और बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या हमने छेड़खानी करी। छेड़खानी समझ पा रहे हो क्या है? जैसे आपने एडिक्शन में आई, ये भी आपकी छेड़खानी थी लाइफ की। जरूरी नहीं है कि हर इंसान, पूरी दुनिया में जितने 100% लोग नशा करते हैं, है ना? लेकिन हमने छेड़खानी तो करी है ना अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ से। हमने उन चीजों को छेड़ा जो गलत थी हमेशा। तो जो सही चीज हो रही थी हमारी जिंदगी में, हो नहीं पाई। और आप लोग जितने यहाँ पे बैठे हो, अगर आपको किसी भी चीज का पछतावा हो यहाँ पर अपने अतीत का, यहाँ पे आने से पहले की कुछ चीजों का, या अपने 5 साल पुरानी चीज का, या 1 साल पुरानी चीज का, या 8 साल पुरानी चीज का, तो यार ना दोस्तों, उसमें गलती आप ही की रही होगी, है ना? आप ही ने छेड़खानी करी होगी चीजों में। हाँ बोलो, कोई बोला कुछ? जाओ जाओ। तो हमेशा उसमें नीचे बुला रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो उसमें हमेशा जो हमने क्या करा, हमेशा दूसरों को दोष देते हुए आए अपनी गलतियों का, है ना? हमने माँ बाप को दोष दिया अपनी हार का, या अपने आसपास के लोगों को दोष दिया अपनी किसी की कमी का, या हमने जो चीज गलत करी। लेकिन अगर आप कभी सोचोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि आखिरी चुनाव आपका ही रहा होगा, है ना? जो आखिरी मोमेंट में जो चीजें रही होंगी ना, वो आप ही की रही होगी। अच्छा 2 मिनट दीजिए मुझे। तो दोस्तों, किस चीज की बात चल रही थी? क्या बात चल रही थी बताओ? इतने सारे लोग बोल गए क्या? हमने कॉल किया, ये हमारी चॉइस थी। आखिरी में हमारा ही निर्णय रहता है सर। कोई भी हम चीज हमारे आ जाओ, कोई भी चीज हम जो गलत करते हैं लाइफ में, या हम दूसरों को दोष देते हैं, कि देते हुए आए हैं अपनी नाकामी का, अपनी फेल होने का, या अपने फेलियर का, किसी भी चीज का, रिश्ते टूटने का, किसी भी चीज का, तो आप देखोगे उसमें जो आखिरी जो निर्णय था, आपकी फैसला था, वो आप ही का रहा होगा, आप ही की आखिरी में चीजें रही होंगी। उससे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका रहा होगा, कहने का मतलब मेरा ये ज्यादा पार्ट। तो जिस दिन आप उस पार्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो अपने, तो आप उस चीजों से छुटकारा पा लेते हो। जब तक उस पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, अब चाहे आपका पार्ट कितना भी हो उसमें, मैं बोल रहा हूँ मेजॉरिटी ना भी हो ना, जब वो इंसान रिजेंटमेंट रहते हैं इंसान के लोगों से, जो इंसान एडिक्शन में रहते हैं ना, बहुत सारे रिजेंटमेंट खुद से भी रहती है।
तो क्या है, उनसे निकलने का सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ आपको। उसमें ये मत देखना है कि आपकी गलती कितनी है, सामने वाले की गलती कितनी है। मैं बोल रहा हूँ अगर आपका रोल उसमें 100 में से 10% भी होगा ना, 10%, तो आप 10% को एक्सेप्ट कर लेना। आप जिस दिन 10% को एक्सेप्ट कर लोगे उस दिन आप खुद को भी माफ करना सीख जाओगे और दूसरों को भी माफ करना सीख जाओगे। लेकिन जब तक वो 10% बना रहेगा आपके अंदर, तब तक आपके अंदर अहम हावी रहेगा आपका। तो क्या है, अपने मेन तो यही होता है, इंसान जब इंसान किसी को ठीक होता है, किसी को ठीक होना होता है या फेलोशिप में आता है, तो अपने सबसे पहले उसको अपने अतीत से निकलना होता है। क्योंकि जिंदगी तो उसको चली रही है ना आपकी, है ना। वो तो जो बीत गया वो तो बीत गया। अपने बीते हुए 5 साल उठा के देखो, चुटकी बीत गए होंगे, तो 5 साल ऐसे और बीत जाएंगे। वो कैसे बिताने हैं वो आप पे निर्भर करता है कि आपको उसको एक सही इंसान के तौर पे जीनी है जिंदगी आने वाली, या वैसे इंसान के तौर पे जीनी है जो आप थे, है ना। और अगर आप उससे पूछोगे कभी कि आप यहाँ से आने से पहले किस तरीके के इंसान बन गए थे, तो आप पूछ लेना कि अगर आप ऐसे जो इंसान बन गए थे, है ना, आपके सामने वैसे इंसान खड़ा हो तो आपको अच्छा लगेगा क्या वो इंसान? पूछना आप खुद ही से। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ? सर हमने ऐसे इंसानों को जो गलतियाँ की हैं पास्ट में, अगर वैसे ही जैसे मैंने गलतियाँ करते आए हैं हम लोग, तो अपनी गलती को नहीं सुधारेंगे, नहीं वो करेंगे। और वैसे इंसान को अपने आप को अगर सामने देखेंगे वो सेम इंसान, तो उससे मतलब देख के अलग अच्छा नहीं लगेगा कि ये सेम इंसान नहीं था पास्ट में। आप खुद सोचना इस चीज को कि जिस तरीके का इंसान आप बन गए थे, है ना, वैसा इंसान बने रहना पसंद करोगे या एक सही डायरेक्शन में आने वाला इंसान बनना चाहोगे? अब सही डायरेक्शन में जाने के लिए आपको देखो दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए कोई पीएचडी की पढ़ाई तो करनी नहीं है ना। या यहाँ पर मतलब ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारी किताबें लिख के भर देनी है ना। अपने अंदर समझ लानी है, अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, जो सही और गलत है उसके अंदर भेद जानना है ना। इस प्रोग्राम को फॉलो करना है, जो ये कार्यक्रम कह रहा है उसको ठीक उसी तरीके से करना है, आध्यात्मिक सिद्धांतों को अपने अंदर लाना है, अपने अंदर कमियां, अपना और अपने माता पिता का नाम आगे बढ़ाना है। हाँ बिल्कुल, वो तभी करोगे ना जब ठीक रहोगे। अब अपने अंदर की कमियों को, कैरेक्टर डिफेक्ट्स को पहचानना है, कमियों को। अब जब अपनी कमियों को पहचानेंगे तभी तो काम कर पाएंगे उनमें। जब तक कमियां ही नहीं पहचानोगे कैसे काम करोगे उन चीजों में, है ना। कई लोगों को अपने अंदर की कमियां ही नहीं पता होती, हम भ्रम में जी रहे होते हैं, दूसरों की कमियां देखते हुए आते हैं। प्रियांशु का है तो क्या हम हमेशा दूसरों पे उंगलियां उठाते हुए आते हैं, तो क्या कभी अपने को देख नहीं पाते। तो अपनी हम जब कमियां देखते हैं अपने को, जब सही मायनों में अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते साथ में, तो उसको पहचान पाते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं। तब असली चेंज आना शुरू होता है, तब असली बदलाव आना शुरू होता है इंसान के अंदर। और देखो दोस्तों, बदलना ना बहुत मुश्किल होता है, मैं हर बार कहता हूँ। आसान तो नहीं है, देखो आसान होता तो यहाँ पे आने की जरूरत होती है आपको। तो बदलना तो एक प्रक्रिया है बहुत, एक जिसमें खुद को तपाना पड़ता है। तपाना मतलब समझते हो, है ना। उसमें अपने मन की धारणा को तोड़ना पड़ता है पुरानी, है ना। जो आपके मन में बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, एक चीजों को लेके परसेप्शन बना हुआ है, उनको आपको तोड़ना पड़ता है। वो तोड़ने के लिए क्या सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, अपने प्रेजेंट मोमेंट में आना पड़ेगा। उसके लिए सारी समस्याएं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, अगर आप उठा के देखोगे 90% आपकी इमेजिनरी है ना, 10% हो सकती है। और जो 10% है, उन 10% का भी आप सोच सोच के तो सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे ना कभी। देखो कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी अगर दिक्कत है या प्रॉब्लम है, दो चीजें हो सकती है उसमें। क्या हो सकती है? तो सॉल्यूशन हो सकता है, और सॉल्यूशन नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? नहीं, एक चीज हो सकती है हाँ समाधान। समाधान। तो सॉल्यूशन हो गया ना, यार समाधान होगा या समझदारी होगी, है ना। अगर मान के चलो कि ऐसी कोई चीज है जो आपके हाथ में नहीं है, तो आप उसमें आपकी समझ काम करेगी ना, नहीं करेगी क्या समझ काम? लेकिन क्या है, हम ना समझ की तरफ जाते हैं, ना ही हम समाधान की तरफ जाते हैं। आत्मशक्ति होती है समझने की कि हाँ नहीं हो सकती चीज हमारी, तो क्या है, हम उसको और खींचते हैं चीजों को, और वो खींचते 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 इतनी जटिल बन जाती है कि फिर हम उसको समाधान तो होना बहुत दूर की बात रह जाती है। फिर वो हमारे अतीत में गिल्ट के रूप में आ जाती हैं चीजें, या अपराध बोध बन जाता है, या जिंदगी बन जाती है वही चीजें, क्योंकि वो चीजें ठीक तो हो नहीं पाती। और बोलो कुछ, कोई बोलेगा कुछ अपने बारे में बताए, कोई परेशान हो किसी चीज को लेके, अपने अतीत की, या निकल नहीं पा रहा हो किसी चीज से?
कोई भी ऐसी चीज और इस कार्यक्रम से रिलेटेड बोलो। एक बात चुभ रही थी ना, तो चुप क्या रही थी, वो तो परेशानी कर रही थी। हाँ मतलब पता नहीं, मुझे उस बात का कंफर्मेशन नहीं है, पर ऐसा हुआ कि ये तेजेंद्र भाई ने मतलब डिटॉक्स वगैरह मतलब ऐसे उन्होंने एक बात बोली ना कि मतलब तुम यहाँ तो सही रहते हो कि और बाहर जाके तुम पे मतलब एक अकड़ आ जाती है, एटीट्यूड आ जाता है, तुम देखते नहीं हो बड़ा छोटे की मतलब इज्जत नहीं करते हो, तू तड़ाक करते हो। मतलब वो बात मेरे उस दिन से मतलब अटक रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि मतलब उन्होंने बोला क्यों। तो मैंने उनसे पूछा मतलब इस तरीके से मैंने तो आपके साथ सिर्फ एक ही मतलब वो होगी मेरी एक बात हुई ना तो मैंने ऐसे ही बोला उन्होंने, और भाई जी क्या हाल है, बस इतना हुआ था मेरी बात। और तो मुझे समझ नहीं आया मतलब किस तो ऐसा है, इन चीजों में अटकने से अच्छा है तो उस समय पूछ लेते हैं। तो लेकिन इन चीजों में अटकने से अच्छा है और चीजों में अटको, ठीक ही नहीं हो पा रहा मैं, है ना। इन चीजों में अटका है तो उससे पूछना है, तो ये इन सवालों में उलझो, है ना। ये तो चीजें कोई इतना बड़ा मैटर नहीं करती लाइफ में। मेरे सर एक विश है कि जैसे बीच में कुछ टाइम ऐसा होता नशे में बहुत ज़्यादा नशे में आता था, सूखे नशे जोर से बोलो। सूखे नशे करके घर पे बहुत ज़्यादा नशे में आता, तो कई बार मतलब पिताजी के साथ मेरे धक्का मुक्की भी हुआ है, वो चीज़ भूल जाए बस घर वाले, मैं इतना चाहता हूँ। जब उस ऐसा होता है ना, जब इंसान यहाँ पर आया होता है ना, जब परिवार ने भेजा हुआ होता है, इंसान आया होता है तो उसके परिवार ने उसको माफ करके भेजा हुआ होता है ताकि वो नई शुरुआत कर सके। अब लेकिन ये हम पे होती है कि हमें जो मौका मिला हुआ है हम उसको किस तरीके से मौके की तरह ले रहे हैं या नहीं ले रहे, है ना। अगर माँ बाप ने माफ नहीं करा होता तो घर से निकाल दिए गए होते, होता ना ऐसा, या वाइफ ने छोड़ दिया होता या माँ बाप ने छोड़ दिया होता। लेकिन क्या मौका दिया आप सभी को अभी भी कि आप एक चीज से उस चीज से निकल सको जिस चीज से इन्फ्लुएंस होंगे आपने वो चीज करी है ना। जो भी इंसान एडिक्शन में होता है बीमार होता है एक तरीके से। अब वैसे मैं आज के दिन सोच के आया था इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारी लाइफ में मैनेजिबिलिटी होती है एडिक्शन के टाइम में या एडिक्ट की लाइफ में, है ना। लेकिन ऊपर ऊपर से बात करते हैं, कुछ अस्वस्थता होगी। तो जैसे कि इंसान जब एडिक्शन में होता है क्या क्या अस्वस्थता आती है उसकी लाइफ में, एक एक करके बताओ, कोई बताएगा तो। शारीरिक, मैं तो अपना हफ्ते भर का काम ही वो क्या बोलते हैं, लिखो अब इसको मिटा दो। हाँ रागी है वो लिखता हुआ ना हिंदी अच्छी और प्रति क्या हो। अरे कोई कॉम्पिटिशन थोड़ी है। ये मिटा दो। मार्कर पकड़ लो, मार्क रखा है बट ठीक है ठीक है। अब लिखो, भाई ने बोला शारीरिक, कोई नहीं लिखने दो, बड़ा बड़ा लिखो। शारीरिक अस्वस्थता, फिजिकल अनमैनेजेबिलिटी। दूसरा क्या बोली, मानसिक, दूसरा लिखो मानसिक अस्वस्थता। नहीं अस्वस्थता में नहीं आएगा, शारीरिक में आ जाएगा, शारीरिक अस्वस्थता में आएगा। कोई नहीं। और क्या बोला, भावनात्मक, चोरी अस्वस्थता में नहीं आएगा। कोई नहीं, पहले लिखने दो। और चौथा बोला रिश्ते वगैरह, वो आता है पारिवारिक में, पारिवारिक लिखो, पारिवारिक अस्वस्थता। नीचे लिखो सामाजिक।
आर्थिक आर्थिक, और भी है ना चीज कोई? हाँ, आध्यात्मिक। हाँ, तो ये भी तो शारीरिक अस्वस्थता में आ गई। बैठ छोड़ दो, बैठ जाओ। अब जब भी इंसान एडिक्शन में रहता है उसकी जिंदगी में सारी चीजें जुड़ी भी रहती है। अब क्या है, इसमें अगर हम शॉर्ट में देखें अगर थोड़ा इसको, शारीरिक अस्वस्थता कैसी होती है? जब हमारी क्या है, फिजिकल हेल्थ खराब होने लग जाती है। होता है ना, खाना ठीक से खाते नहीं है, नींद पूरी होती नहीं है, टाइम से सोते नहीं है, टाइम से उठते नहीं है ना, जो खाने का रूटीन होता है वो खाते नहीं है वैसा खाना। होता है ना, सभी के साथ ही। तो क्या है, फिजिकल एनर्जी आने लग जाती है ना, हेल्थ खराब होने लग जाती है, वेट कम होने गिरने लग जाता है, रंग काला पड़ने लग जाता है ना। उम्र से पहले ही इंसान ऐसा लगता है कि भैया 4 साल और बूढ़ा हो गया। होता है ना, लोग एडिक्शन में लोग कहते नहीं थे हमसे भैया क्या हो गया है, कोई दिक्कत है, क्या हो रही है, डॉक्टर को दिखा लो। तो ये आती है शारीरिक अस्वस्थता में। अभी क्या है, इन्फ्लुएंस रहते हैं हम अपने एडिक्शन में, उस समय अपने ड्रग ऑफ चॉइस से या अल्कोहल से, जिस भी चीज से, तो अपनी उन चीजों से और हटने लग जाते हैं। अब आती है इसके बाद मानसिक अस्वस्थता। मानसिक अस्वस्थता में क्या होता होगा? हैं? हाँ, खत्म हो जानी, गुस्सा आ जाना, देखिए दौरे पड़ना, हाँ, वो भी कह सकते हो, लड़ाई झगड़े करना, घर परिवार में बाहर लड़ना लोगों से बेफालतू, है ना। और जितने भी मन के विकार हैं जैसे गुस्सा, लालच, बेईमानी, दिमाग में सवार रहना, बिल्कुल होता है ना ऐसा। तो क्या मानसिक अस्वस्थता भी, अशांति आ जाती है, मन अशांत रहता है, तो मानसिक अस्वस्थता भी आने लग जाती है। फिर आती है भावनात्मक। अब बताओ क्या होती है भावनात्मक में, कैसी होती है अस्वस्थता? हाँ, फीलिंग्स खत्म हो जाती है। जहाँ हंसना होता है वहां पे रो रहे होते हैं, जहाँ रो रहा होता है वहां पे हंस रहे होते हैं। होता है ऐसा? यही होता है। घर में कोई रो रहा है और तुम हंस रहे हो, मैंने बताओ क्या हो गया इसको, वो हुआ है ऐसा, है ना, मजाक उड़ा रहे हो। और जहाँ रोने की बात है वहां पे हंसी आ रही है। तो क्या है, पता नहीं लगता कि कहां पर कैसी भावना व्यक्त करनी है। अगर माँ रो रही है घर में तो आप हंस रहे हो, और कोई कहीं यहाँ पे लोग हंस रहे हैं, खुशी ना रहे हो, आप तुम रो रहे हो, भावना इतनी बह गई। होता है ऐसा? तो अब आती है इसके बाद पारिवारिक में वही आ जाती है, जैसे लड़ाई झगड़े, हमारे रिश्ते टूटने लग जाते हैं ना, घर वालों से हम दूरी बनाने लग जाते हैं, अकेलेपन में आ जाते हैं अपने, और बात ना करना ठीक तरीके से, एक गैप बना लेते हैं परिवार से, है ना, अपने रूम में ही रहना, अपने में ही रहना, ज्यादा किसी से बात नहीं करना, सिर्फ काम के लिए ही मतलब रखना रिश्तों में। तो रिश्ते क्या होते हैं, फिर दरकने लग जाते हैं। फिर आती है सामाजिक में क्या होता है? अब क्या सामाजिक अस्वस्थता में इंसान क्या करता है, जब अपने एडिक्शन में रहता है तो क्या अपनी मनमर्जी कर रहा होता है, तो क्या समाज में उसकी परिवार तो इज्जत कम होती चली जाती है। फिर क्या वो समाज से कटने भी लग जाता है एक तरीके से, धीरे धीरे करके, है ना, बाहर ये करना, गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़े करना, तो धीरे धीरे क्या है, उसकी सामाजिक अस्वस्थता भी आने लग जाती है। फिर इसके बाद आती है आर्थिक अस्वस्थता। ये तो आप जानते ही होंगे, है ना, चाहे कोई इंसान काम कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, दोनों ही मैटर में नुकसान कर रहा होता है, अपना पैसों का कर रहा होता है ना, कि बहुत बचा रहा होता है। जो इंसान नशा कर रहा होता है और कुछ काम भी कर रहा होता है ना, तो उसमें कुछ बचाने रखे होते पैसे, मतलब जितने होने चाहिए। और जो नहीं भी कर रहा था तो वो कहीं ना कहीं से करके घर वालों को नुकसान करता है। बात है आध्यात्मिक अस्वस्थता। क्या होती है आध्यात्मिक अस्वस्थता? आध्यात्मिक शून्यता आ जाती है इंसान में। वही सर, भगवान को भी तभी याद करते हैं जब नशा नहीं रहता अपने पास। बिल्कुल। और क्या भगवान को आपने देखा है कि हमने कोसा भी है ना, हमारे साथ ऐसा क्यों करा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम कोसने लग जाते हैं भगवान को, ऊपर वाले को, ईश्वर को, इसको हम मानते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों। तो ये आती है आध्यात्मिक अस्वस्थता, स्पिरिचुअल एनर्जिटी। तो जितनी भी एनर्जिटी है कोई भी इंसान एडिक्शन में होता है, एडिक्ट होता है, अल्कोहलिक होता है, उसकी लाइफ में रहती ही चीजें सारी। आप उससे उठा के देखना, आपको जितने भी सातों की सातों चीज है आपको आप देखेंगे खुद में कि ये आपके अंदर आपकी लाइफ में हुई होगी। अपने अतीत को उठा के देखना उन चीजों में।
और ये अस्वस्थता बताने का कारण यही है ताकि आप खुद को पहचान पाओ, पहली बात तो है ना। जैसे सत्यमेव जयते बोलते हैं ना वो कि भैया जब लोग 4-5 लोगों का समूह या परिवार या समाज के लोग बोलने लग जाए कि चीज को छोड़ दो छोड़ दो, सत्यमेव जयते देखी होगी ना सबने, तो समझ लो कि कोई प्रॉब्लम है। तो वैसे ही जब यहाँ पर कार्यक्रम में अगर आपको चीज बताई जा रही है, आपको लगता है कि आपसे रिलेट कर रही है वो चीज, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको उन चीजों से दूर होने की भलाई है। और पहली बात तो दोस्तों देखो, जब आप रिहैब आए हो है ना, इंसान अपने रिहेबिलिटेशन के लिए आया है, तो मतलब वो अपनी उस समय जब इंसान रिहेबिलिटेशन में आता है घुटनों में होता है, समझो चीज को। जैसे बच्चा होता है ना, चलना नहीं आता इसको, तो कार्यक्रम में चलना सीखता है ना, धीरे धीरे भागना भी सीखता है। लेकिन क्या है, इस चलने के दौरान उसको ये साथ में हमेशा याद रखना होता है कि वो कौन था, कहाँ से आया था और किस हालत में आया था। तो क्या हमेशा चलता ही रहता है, नहीं तो क्या है, चलो और बैठो और चलो और बैठो, है ना। चलना और बैठना समझ लो क्या है। जैसे यहाँ से यहाँ पर इंसान आया था, उससे पहले कई लोगों ने 4 महीने पकड़ी, 2 महीने छोड़ दी, करा ऐसा, 4 दिन करा, 6 दिन छोड़ दिया, 3 महीने करा, 1 महीने छोड़ दिया। ये क्या हुआ, चलना और बैठना हुआ। अरे जब किसी चीज को छोड़ना है तो छोड़े रखो, नहीं तो छोड़ना ही नहीं था। छोड़ा क्यों होगा, आपने को सोचना। जब दिक्कत आई होगी ना, दिक्कत आई होगी तभी तो छोड़ा होगा। अगर दिक्कत ना आती तो आप भी पी रहे होते, कर रहे होते। तो जब अगर कोई छोड़ी है तो छोड़े रखना है ना, बात आती छोड़े रखने की, चलते रहने की। और छोड़े रखने के लिए ये कार्यक्रम काम आता है आपके लिए। अब ये है कि अपने अंदर जो गुस्सा है उसके अंदर उससे हटाना है आपको, मतलब उसको चेंज करना, खत्म तो कर नहीं सकते उससे। वो बेईमानी जो है उसके अंदर, ईमानदारी आनी है उसके बदले, जो दिमाग बंद है उसके बदले एक्सेप्टेंसी लानी है। जो बिल्कुल हम कुछ भी नई चीज करने को नहीं वो रहते थे, तो अपने अंदर इच्छुकता लानी चीजों के। ऐसे ही जितने आध्यात्मिक सिद्धांत है वो सारे अपने अंदर लाने हैं, उससे ये विनम्रता लानी है। तो तभी तो व्यवहार बदल पाओगे, या सोच के बदलोगे। सोच के बदल जाती चीजें क्या, या सोच के, अगर सोच के इंसान अपनी जिंदगी जी लेता ना दोस्तों, तो सोचता ही रहता, घर में सोचते सोचते सारी चीजें करता। सोच के कोई चीजें नहीं होती लाइफ में, समझ की होती है। क्वेश्चन का पेपर आता है, आपको समझाता हूँ, कोई इंसान सोच रहा होगा, बल्कि खुद से पूछ रहा होगा कि भैया सोच के तो सोचना तो पड़ेगा ही ना। ये बताओ, जब एग्जाम का पेपर आता है तो सोचते हो समझते हो? तो जिंदगी का भी ऐसी जो क्वेश्चन है ना, वो समझ के ही हल होते हैं, सोच के नहीं होते। जैसे क्वेश्चन में जब ये क्वेश्चन पेपर रहता है, एग्जाम्स होते हैं, सोच के नहीं होते ना, समझ के होते हैं ना। तो वैसी जिंदगी है दोस्तों, आपको समझ के चलना पड़ेगा। समझ के साथ ही जिंदगी जियोगे तभी मुसीबतों का हल निकलेगा, नहीं तो क्या सोच सोच के तो क्या है, परेशानियों को बढ़ाते रहोगे। और आज 2 लोगों से गुस्सा लेकर 4 लोगों से जाओगे, आज 4 बंदा की थी, कल 10 हो जाएंगे लोगों से। आज इस पे आरोप लगाते थे किसी पे, तो कल किसी और पे लगाओगे, तो सोच सोच के तो यही होगा। लेकिन जब सोचना छोड़ोगे और समझ से काम करोगे अपनी जिंदगी में, तब जाके आप समझ पाओगे चीज को कि सही क्या है और गलत क्या है मेरे लिए। और ये देखो दोस्तों, जिंदगी हमेशा ना प्रेजेंट मोमेंट में होती है, वर्तमान में ही होती है, ना अतीत में ना भविष्य में। ये तो सभी जानते हैं ना, लेकिन मानता कौन है, दिक्कत ये है ना। यार हमारे साथ दिक्कत क्या है सबसे बड़ी एडिक्शन में इंसान की, या तो वो उसने अपने अतीत को पकड़ा हुआ है, या अपने भविष्य को पकड़ा हुआ है। भविष्य में मतलब समझ लो उसने फंसा हुआ है कि क्या ऐसे होगा, क्या नहीं होगा, सोच के परेशान हो रखा है, या अपने अतीत में अटका हुआ है। वो प्रेजेंट मोमेंट में रह पा रहा है क्या? नहीं रह पा रहा ना। तो जिंदगी असली इंसान कब जीता है, मतलब जो जिंदगी चल रही है वो कब है, प्रेजेंट में तो है। प्रेजेंट में तो इंसान हर चीज को महसूस कर पाता है, चाहे वो खुशी हो चाहे कुछ भी चीज हो। हाँ ये है कि दुख दर्द इंसान अपने अतीत से महसूस कर लेगा, लेकिन क्या इस जिंदगी जीने के लिए जरूरी है ये चीजें, दुख और दर्द अतीत से सोच के जब पैदा करते हैं, जरूरी है क्या? तो क्या प्रेजेंट में रहना सीखो आप। और प्रेजेंट में रहने के लिए तो आपको देखो दोस्तों, मेडिटेशन जो करते हैं यहाँ पर ईमानदारी से करना पड़ेगा, डीप ब्रीथिंग करनी पड़ेगी। जितना करोगे ईमानदारी से, 30 मिनट का होता है, आप 10 मिनट भी कर लो पहले दिन, 10 दिन आप 15 मिनट भी करोगे, धीरे धीरे बढ़ाओगे तो आप खुद ही प्रेजेंट में आने लग जाओगे। आप पूरा दिन कैसे बीतेगा आपको पता ही लगेगा। और ये यहाँ पर नहीं है, जब बाहर जाओगे तभी भी वही चीजें रहेंगी। और उसके बाद आपको कंटिन्यू भैया करने तो लाइफ में अच्छी चीजों को तो हमेशा रखनी चाहिए आदत, चाहे मेडिटेशन हो या कुछ भी, चाहे योगा हो। नहीं तो कोई ऐसी चीज करो जिससे
कोई भी इंसान एक्सरसाइज भी कर रहा है ना, अगर मान के चलो जिम जा रहा है वो भी एक मेडिटेशन है। इंसान रोटी बना रहा है ना, वो भी एक मेडिटेशन है। विचार चल रहे हैं क्या? रोटी बनाता है इंसान, विचार चलते हैं। अगर विचार चलते हैं तो रोटी जल जाती है, जल जाती है ना फिर। तो जब इंसान अच्छी से रोटी बनाता है, अच्छी रोटी बनती है, तो इंसान के मन में कोई विचार नहीं होते, या तो कोई ऐसी चीज करो फिर जब यहाँ से जाओगे जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रख सके। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो काम में ध्यान हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो ऐसी जिसमें आप प्रेजेंट मोमेंट में रह सको, तो आपकी वो प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कला बन जाएगी। फिर अपने आप अतीत में नहीं अटके हुए रहोगे या भविष्य में नहीं उलझे हुए रहोगे। अभी यहाँ पर हम जब बैठे यहाँ पे होते हैं, हम यहाँ पर अपने ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, आपने देखा होगा अपने अतीत में ही उलझे हुए रहते हैं, होता है ना, निकल नहीं पाते उन चीजों से, या तो अपने भविष्य में उलझे हुए रहते हैं ना, अनजाने डर आते हो अपने अंदर। अब ये बताओ कि अगर हम सफर कर रहे हैं, कोई जर्नी में है किसी, तो हम अगर भारी बस्ता लेके चलेंगे तो सफर कैसा जाएगा हमारा? बेकार जाएगा ना, रास्ते पर रुकना पड़ेगा, थक जाएंगे, सांसें फूलेंगी, और उसमें भी आपने बेकार की चीजें रखी हुई है ऊपर से, तो आपको क्या करना चाहिए फिर? बोझ कम करना। जरूरत की चीज लेनी हाँ, चाहिए। जरूरत की चीज लेके चलना चाहिए, बोझ कम करना चाहिए, फालतू की चीजों को फेंक देना चाहिए, तभी तो सफर आराम से कटेगा। तो क्या है, ऐसी आपका जिंदगी का जो सफर है, अपने अतीत की चीजों को छोड़ दोगे आप, अतीत को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, तब आपका बोझ हल्का हो जाएगा, है ना। तब आप अच्छे से जिंदगी अपनी जी पाओगे। नहीं तो क्या अटके हुए रहोगे अतीत में, मैंने ऐसे करा था, उसने ऐसे करा था, पापा ने मारा था, मम्मी ने मारा था, फेल हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, तो इन्हीं चीजों में अटके हुए रहोगे। गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था, ये 100 चीजें रहती है दिमाग में इंसान के, है ना, इंसान निकल ही नहीं पाता उन चीजों से। तो अपना जो बोझ है वो हल्का करना पड़ेगा ना आपको भी। तो अतीत को आईने की तरह रखो अपने साथ हमेशा, है ना, आईना तो होना ही चाहिए। आपका अतीत अगर आप भूल जाओगे अतीत को, तो आप फिर वैसी चीजों में जाने लग जाओगे। तो अतीत को एक आईने की तरह रखो, ताकि आप हमेशा देख पाओ खुद को कि यार मैं कैसा था पहले, और अपने अंदर जो बदलाव लाए हो या ला रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि कोई भी चीज कंटिन्यू रखोगे तभी वो काम करेगी ना। 4 दिन ईमानदारी करी, 5 दिन बेईमानी कर दी, क्या वो फायदा हुआ 4 दिन की ईमानदारी का? नहीं हुआ ना। तो ऐसी हमें कोई चीज करनी है तो करते हुए रहनी है उसको, चाहे वो प्रैक्टिस हो अपने व्यवहारों को बदलने की, चाहे वो कार्यक्रम की प्रैक्टिस हो, किसी भी चीज की प्रैक्टिस हो। लाइफ में देखो दोस्तों, हमेशा सही चीजों के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। अगर एग्जाम में पास होना था स्कूल में तो मेहनत करी ना, कॉलेज में पास होना था मेहनत करी, जॉब पानी थी तो मेहनत करी ना, बिजनेस में अच्छा बनना था मेहनत करी, रिश्ते बनाए रखने थे मेहनत करी। तो हर चीज सही चीज में लाइफ में मेहनत करनी पड़ती है। खराब करने में मेहनत नहीं लगती है। रिश्ते तोड़ने में क्या मेहनत लगेगी? लड़ाई झगड़े। नौकरी छोड़ने में क्या होगा? गुस्सा दिखाना पड़ेगा अपना। तो सही काम जो भी लाइफ में अगर आपको चाहिए, कोई अगर किसी चीज को टॉप करना है स्कूल में, तो मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी ना, और ज्यादा। तो ऐसी सही चीज में, कोई भी सही चीज में, लाइफ में जितनी भी सही चीजें होती हैं, सही चीज जो भी समझो आप जो सही है, तो उसमें आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे कार्यक्रम है, ये भी सही चीज है ना आप लोगों की जिंदगी के लिए, है नहीं है? तो इसके लिए भी आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और मेहनत ये खुद में ही करनी है आपको, अपने अंदर क्या लाके, चेंज लाके, बदलाव लाके। और चेंज जो होता है दोस्तों, कष्टकारी तो होता है ना, मतलब दर्द तो होता है इंसान को उस समय, कष्ट तो उठाने पड़ते हैं उस समय। लेकिन जब चेंज होके इंसान बदलता है और नया स्वरूप आता है, तब उसको लगता है हाँ भैया मैंने जो भी चीजें करी और जो भी चीजें समझी वो सही, आज जो हुआ वो सही चीजों के लिए हुआ। अभी लग रहा होगा आपको रियल में फाउंडेशन है ना, परिवार से नहीं मिल पा रहे काफी टाइम से, या कई चीजें गैप रहता है हर चीज का। तो आप तो ये बदलाव लाने के लिए प्रक्रिया है, प्रोसेस है ये आपका। नहीं तो पहले घर में ही तो थे आप सब लोग, घर में नहीं थे क्या? और घर में रहने के बावजूद क्या घर के थे? बताओ, मुझसे पूछो, थे? नहीं रहे होंगे। अगर घर में कोई फेस्टिवल है, कोई त्योहार है, 36 पकवान ही बने हुए होंगे। आज याद आती होगी ना मम्मी की राजमा, याद आती होगी लोगों को, है ना, भाई के छोले याद आते होंगे, किसी को कुछ याद आता होगा। तो कहने का मतलब है जब घर में 36 पकवान बने थे तो खाए आपने? नहीं खाए ना। तो यही चीजें होती है। तो क्या थोड़ा कष्टकारी तो होता है बदलाव, तो बदलाव ना, लेकिन जब चीजें सही हो जाएंगी, आप अपनी फैमिली में जाओगे, अपनी लाइफ में दोबारा जाओगे, अपने काम में, अपनी जॉब में, अपने परिवार में, रिश्तों के बीच में आप सही हो चुके होंगे, तो आपको कोई चीज मैटर नहीं करेगी। आप बोलोगे जो हुआ सही चीजों के लिए हुआ मेरे लिए। तो यही समझना होता है बस। और बदलाव तो देखो, जैसे मान के चलो कि अगर बदलाव अपने अंदर नहीं लाओगे तो सड़ जाओगे। फिर सड़ना मतलब समझते हो क्या? बीमार पड़ जाओगे। मन में जो विचार है पुराने आपके, जिन विचार आपको
आपको पता है बीमार कौन बनाता है? आपके विचार को बीमार बनाते हैं आपको, आपके थॉट्स जो है। आपने जो पुराने थॉट्स को पकड़ा हुआ है ना, पुराने विचारों को पकड़ा हुआ है आज तक, वही आपको बीमार कर रहे हैं। आप ठीक तो होना चाहते हो, हर इंसान यहाँ पे ठीक होना चाहता है, ऐसा कोई नहीं होगा जो ठीक होना चाहता होगा। लेकिन क्या है, बीमार पता है क्यों हो रखा है? वो अपने विचारों को पकड़ रखा है पुराने उसमें, और वही विचार उसका दिमाग जो सड़ा रहे हो। जैसे मान के चलो, ये जब पतझड़ आती है, पेड़ों में पुराने अगर पत्ते गिरे ना नीचे, तो नए आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। अगर लटके रहेंगे तो पेड़ पत्ते तो सड़ते रहेंगे, तो पेड़ ही सड़ जाएगा, पूरा सड़ेगा ना, टहनियाँ खराब होने लग जाएंगी, और क्योंकि वो फैलने लग जाएगी, जो भी मतलब सड़ती ही चीजें। तो क्या पेड़ क्या करता है फिर? पुराने पत्ते झाड़ देता है ना। तो ऐसे पुराने विचारों को निकाल दो अपने, तभी तो नए विचार आएंगे। अब पुराने विचार भी नए विचार भी वो मिक्स हो रखे हैं, तो दिन भर तो मैं पॉजिटिव था, शाम होते तो नेगेटिव हो गया, यही तो कहानी चल रही है। नेगेटिव हो तो नेगेटिव रहो, पॉजिटिव हो जाओगे एक दिन, और पॉजिटिव हो तो अच्छी बात है, और ज्यादा बेहतरी की तरफ बढ़ो। लेकिन जो दो नावों में दोस्तों पैर रखता है ना, कौन कौन सी, पॉजिटिव की और नेगेटिव की, तो वो डूब जाता है हमेशा। दो नाव में पैर रखने वाला इंसान डूबेगा ही ना। तो जो इंसान पॉजिटिव और नेगेटिव में, दिन में पॉजिटिव, रात को नेगेटिव, सुबह अगले दिन पॉजिटिव, 4 दिन 2 दिन नेगेटिव, जिसका एक खेल चल रहा है ना दोस्तों, उस खेल को बंद कर दो एक बार। नेगेटिव हो नेगेटिव रहो, कोई नहीं आज नहीं 1 महीने बाद पॉजिटिव हो जाओगे, है ना। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव होने का चक्कर छोड़ दो, ये आपके विचार है और कुछ नहीं है जो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव कर रहे हैं। विचार ही तो कर रहे हैं, कि कोई दूसरा क्या कर रहा है? तो कौन सी कश्ती पकड़नी है अपने फिर? पॉजिटिव वाली। ठीक है दोस्तों, चलो फिर कल मिलते हैं आप लोगों से। लीडर प्रार्थना करो। भाई हाथ जोड़ेंगे, सर झुकाएंगे, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे, और मेरे साथ मिलके बोलेंगे, हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीजों को बदल दें जिन्हें हम बदल सकते हैं, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेद जान सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।